नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, देश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। ताजा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक नेताजी की हालत नाजुक बनी हुई है। उनके परिवार, उनके साथी, उनके समर्थक सब नेताजी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का अस्पताल के बाहर तांता लगा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव दिल्ली के से सटे गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल मुलायम सिंह यादव आईसीयू में है। पिछले कई दिनों से मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब बनी हुई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव को हर तरह से भरोसे का वादा किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। उनका सियासी कद, उनके सियासी दांवपेच किसी से छिपे नहीं हैं। इसीलिए नेताजी से सभी के बेहतर और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हर पार्टी के नेता उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं, उनकी सलामती की दुआ कर रही है। उधर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की जनता के सामने जम्मू कश्मीर के विकास का पूरा लेखा जोखा रखा। पिछले दिन ही पहले दिन होम मिनिस्टर अमित शाह के सियासी तेवर ने कैसे राज्य का माहौल चुनावी बना दिया, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, समझाने की कोशिश भी करूंगा। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग ने आज सुबह सुबह जापान की तरफ एक मिसाइल दाग दी, जिससे खलबली मच गई। किम जोंग ने दुनिया की राजनीति में उबाल ला दिया था। गनीमत है कि मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी और किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। किम जोंग ने पहले साउथ कोरिया को धमकाया, अब जापान के ऊपर मिसाइल दागकर किम जोंग ने कैसे अमेरिका को धमकाया है, उसके मामले में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मुलायम सिंह यादव देश के दिग्गज नेता हैं। देश में नेताजी के नाम से मशहूर हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हरियाणा के गुरुग्राम के निजी अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है। रविवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद से मुलायम सिंह यादव को कमरे से आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां कई सीनियर डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग, उनके करीबी रिश्तेदार लगातार गुरुग्राम के अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल डॉक्टरों से ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके समर्थक, उनके चाहने वालों को अस्पताल न पहुंचने से मना किया गया है, ताकि अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठी ना हो। हर कोई परेशान है, हर कोई मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर जानना चाहता है। मुलायम सिंह यादव के समर्थक, उनके चाहने वाले हवन पूजा कर रहे हैं। उनकी सलामती के लिए लोग उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में दुआ भी कर रहे हैं। देश के बड़े नेता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की सेहत का हालचाल जान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव से बातचीत कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का अपडेट लिया, हालचाल जाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से कहा कि जो भी संभव सहायता की जरूरत होगी उनके लिए वो मदद के लिए तैयार हैं, मौजूद हैं और उस पर भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की, मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई है, उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हालचाल पूछा है, उनके हालचाल के बारे में जानकारी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर परेशान हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की खराब सेहत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मुलायम सिंह यादव की सेहत खराब है, उन्हें दुख हुआ है और मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सपा संरक्षक के खराब सेहत को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी चिंता जाहिर की है। प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई की तरह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुलायम सिंह यादव जी की बिगड़ती सेहत के बारे में सुनकर हम सब परेशान हैं और उनके स्वस्थ होने की जल्द कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यानी दोनों भाई बहनों ने भी मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना है। अस्पताल की तरफ से मुलायम सिंह यादव की सेहत का अपडेट लगातार दिया जा रहा है। हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की सेहत का अपडेट भी दिया जा रहा है। आज के हेल्थ अपडेट के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की सेहत नाजुक बनी हुई है। उन्हें अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया है। ये उनकी हालत का है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। डॉक्टर संजीव गुप्ता, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता, ने ये बात कही है, जो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में जहां जश्न का आयोजन होता, आज वहां सन्नाटा पसरा रहा। 4 अक्टूबर साल 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबियत खराब होने की वजह से पार्टी की तरफ से किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। हर कोई खामोश है, हर कोई मुलायम सिंह यादव की चिंता की परेशान है, उनकी सलामती की दुआ कर रहा है और ये जानना चाह रहा है कि मुलायम सिंह यादव का क्या हाल है। और कन्नौज के लोग कल से जब तक सुना है कि स्वास्थ्य खराब है, तभी पूरे कन्नौज ज़िले में माता रानी से दुआ मांग रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं कि हमारे नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर और हम सबके बीच आएँ। और माननीय मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिली थी, शाम से ही हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो जिसे नेताजी ने अपने कलम से केवल उत्तर प्रदेश में जो भारत सरकार से मानदेय मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों को मानदेय देने का काम किया है। इसलिए हम और मिलने आए हैं। आज पूरे देश प्रदेश के मदरसों में आज इनके लिए दुआ खानी हो रही है, ताकि फिर से स्वस्थ आए और हम लोग के बीच में आए। देश के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के नेता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद लगातार हालत खराब है, परेशान है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का रुख बदलने का मादा रखने वाले मुलायम सिंह यादव आज हर किसी को याद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गरीब जरूरतमंदों की सबसे बुलंद आवाज माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। देश के धार्मिक सौहार्द की सबसे बुलंद पहचान भी मुलायम सिंह यादव है। अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने वाले जिंदा दिल मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए भी जाने जाते हैं, मशहूर हैं। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति के अखाड़े तक मुलायम सिंह यादव ने अपना दम दिखाया। लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश विधानसभा और देश की संसद में जनता का भरोसा जताया है। मुलायम सिंह यादव 1967 से 1996 तक 8 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुने गए हैं। एक बार 1982 में 1987 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। साल 1996 से ही उन्होंने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद से मुलायम सिंह यादव लगातार 7 बार लोकसभा पहुंचे हैं। अब भी वो लोकसभा के सदस्य हैं। साल 1977 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्री बने, तब उनको कोऑपरेटिव और पशुपालन विभाग का जिम्मा दिया गया था। साल 1980 में लोकदल का अध्यक्ष पद संभाला। साल 1985 से लेकर 87 में उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष भी रहे हैं और पहली बार साल 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 1993 से 95 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार साल 2003 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 1996 में जब केंद्र में देवगौड़ा सरकार बनी, तब मुलायम सिंह यादव
रक्षा मंत्री बने थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा के मानने वाले मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो देश के बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी नेता है। राम मनोहर लोहिया के सबसे बड़े और सबसे चहेते शिष्य रहे। राम मनोहर लोहिया उन्हें अपना उत्तराधिकारी कहते थे, मानते थे। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी बनाई थी। हाल के दिनों में बेशक उन पर परिवारवाद के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में बात कुछ और थी। मुलायम सिंह यादव कट्टर समाजवादी माने जाते हैं और समाजवाद के विस्तार में कोई कोर कसर मुलायम सिंह यादव ने नहीं छोड़ी है। मुलायम सिंह यादव कई मामलों में अपने उसूलों से समझौता न करने वाले नेता हैं और उनको यही माना जाता है कि उनके चाहने वाले भी जानते हैं। उनकी पार्टी से जुड़े या चुनाव लड़े वो सबसे पहले समाजवाद का मतलब अच्छी तरह समझ ले। मुलायम सिंह यादव एक बार ने खुद बताया है कि कैसे वो साथ जुड़ने वालों के सामने समाजवादी साहित्य पढ़ने की शर्त रखते हैं। इस बारे में उनका एक पुराना बयान मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने कहा है, कितने लोगों के पास समाजवादी साहित्य है जो हमसे टिकट मांगते थे, उनके लिए हमने अनिवार्य कर दिया था, आप 10,000 रुपये दीजिए और राम मनोहर लोहिया जीवनी साहित्य खरीदिए। इसके बाद हम उन्हें टिकट देते थे। मजबूरी में खरीद तो लेते थे लेकिन वो पढ़ते नहीं थे। राम मनोहर लोहिया के साथ मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के भी चहेते थे। लोहिया उन्हें राजनीति में लेकर आए थे और लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीतकर साल 1963 में वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके बाद वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बाद वो चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल का हिस्सा बने, जिनमें वो साल 1968 में शामिल हुए। बाद में भारतीय क्रांति दल का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया और भारतीय लोकदल बन गया। भारतीय लोकदल मुलायम सिंह यादव की तीसरी पार्टी बनी थी। जब चौधरी चरण सिंह के बेटे अपने बेटे अजीत सिंह को पार्टी की कमान दी, मुलायम नाराज हो गए। लोकदल से अलग धड़े के साथ पिछड़े, दलित और मजदूर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने के वादे के साथ 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव का दमदार दौर शुरू हो गया और समाजवादी पार्टी सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव की पहचान बुलंद होती रही और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पसंद करती है। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि जिससे एक बार मिल लेते हैं उसका नाम, उसके गांव का नाम, उसके शहर का नाम, उसके कस्बे का नाम नहीं भूलते और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत रही कि अपने चाहने वाले, अपने करीबियों को वो नाम से और गांव से बुलाते थे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। वो सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह के वैष्णो देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। गृह मंत्री बनने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह पहली बार वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह राजौरी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने भाषण में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिवारों पर जमकर हमला बोला है। राज्य के राजनीतिक परिवारों ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को अपने चंगुल में दबा कर रखा, ये होम मिनिस्टर ने बताया। होम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि जम्मू की जनता को धारा 370 हटने के फायदे बताए। इसके साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास की योजनाओं का पूरा लेखा जोखा जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखा। अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370
मिट्टी से उखाड़ कर फेंक, सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचने के साथ ही माहौल को चुनावी बना दिया है। जम्मू में कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष की पूरी घेराबंदी करते नजर आए बीजेपी के चाणक्य और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह। अगले साल मार्च में या अप्रैल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। परिसीमन के बाद चुनाव आयोग की तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। जम्मू कश्मीर में नई मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट 25 नवंबर तक सामने आ जाएगी। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं और जम्मू का यह पहला उनका दौरा था। इससे पहले अक्टूबर 2021 में अमित शाह कश्मीर दौरे पर गए थे। इस बार अमित शाह का जम्मू कश्मीर 30 दिसंबर के लिए तय किया गया था, लेकिन उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। अमित शाह 4 अक्टूबर की शाम तक होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पर श्रीनगर पहुंचने का प्लान बनाया था, जहां कई भाजपा के नेता उनसे मुलाकात करेंगे और श्रीनगर में शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर और केंद्र की खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं 5 अक्टूबर को वो श्रीनगर के राजभवन में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का हालात का समीक्षा करेंगे। श्रीनगर, बारामूला में अलग अलग प्रतिनिधिमंडल के साथ वो मुलाकात भी करने वाले हैं। ये उनके कार्यक्रम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। होम मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा साफ संकेत दे रहा है कि घाटी में बुलेट को फाइनल जवाब देने के लिए बैलेट की तैयारी है। दहशतगर्दों में बौखलाहट पैदा करने के लिए ये काफी ज्यादा है। गृहमंत्री के दौरे से पहले 28 सितंबर को उधमपुर में दहशतगर्दों ने 8 घंटे के बाद में बरसों के बाद बसों में 2 धमाके किए, माहौल खराब करने की कोशिश की। आज जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। जम्मू कश्मीर की पुलिस किसी भी आतंकी घटना से इनकार कर रही है, जबकि आतंकी संगठन केआरएफ ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी लेने की जरा भी देर नहीं लगाई। एडीजीपी जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद से उनका नौकर पूरी तरीके से जिम्मेदार नजर आ रहा है। किसी तरह का आतंकी एंगल सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल जांच जारी है।
अभी किसी भी तरह की आशंका को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। ये बात सामने आई है। राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी अंदर की खबर बताऊंगा। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग इन दिनों बौखलाए हुए हैं। किम जोंग पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। अपने इलाके में अमेरिकी दखल से किम जोंग इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने साउथ कोरिया को धमका दिया और अब किम जोंग के जापान के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किम जोंग बिल्कुल गवारा नहीं कर रहे हैं कि कोई भी देश साउथ कोरिया से नजदीकी बढ़ाए या उसकी मदद करे। इन दिनों जापान में साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान की सेना मिलकर प्रैक्टिस कर रही है और यह खबर किम जोंग को भड़काने के लिए काफी ज्यादा है। किम जोंग ने जापान को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। किम जोंग की मिसाइल ने दुनिया की राजनीति में उबाल ला दिया है। नॉर्थ कोरिया ने फिर दिखाई दबंगई। जापान के ऊपर से किया मिसाइल फायर। जापान में बजने लगे सायरन। सूनी हो गई सड़कें, रुक गई ट्रेनें। सुरक्षित जगहों पर चले गए लोग। प्रशांत महासागर में गिरा मिसाइल। साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास से बौखलाए हैं किम जोंग। नॉर्थ कोरिया ने 10 दिन में किया 5वां मिसाइल लॉन्च। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बौखलाए हुए हैं। पिछले 10 दिनों से किम जोंग का आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। इसी बौखलाहट में उन्होंने जापान के ऊपर से एक मिसाइल दाग दी। मिसाइल प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। दरअसल इन दिनों जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका की सेनाएं जापान में संयुक्त सेनाभ्यास कर रही हैं। कोई भी देश साउथ कोरिया के करीब आए, ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको बिल्कुल गवारा नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कुछ वैसा ही रिश्ता समझ लीजिए जो यूक्रेन से रूस का है या ताइवान से चीन का। और अमेरिका से तो नॉर्थ कोरिया की तनातनी कई बार दुनिया देख चुकी है। इसीलिए जापान में साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त सेनाभ्यास की खबर से किम जोंग के गुस्से का ठिकाना न रहा है। उन्होंने आओ देखा न ताओ जापान पर एक मिसाइल दाग दी। मंगलवार की सुबह उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल फायर किया। इस हमले के बाद जापान में वार्निंग के सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर छिपने की चेतावनी दी गई। देश के उत्तरी हिस्से में ट्रेन का संचालन भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। घटना का वीडियो भी आया जिसमें सायरन बजते हुए सुना जा सकता है। सायरन की आवाज के साथ ही वार्निंग दी जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इस घटना का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने समुद्र की ओर आते हुए एक मिसाइल को देखा और मुझे लगा कि ये बस गिरने ही वाला है। मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, इसलिए हमारे पास कोई बेसमेंट नहीं है। इसलिए जब बेसमेंट में जाने की अनाउंसमेंट हुई तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
प्रशांत महासागर में गिरने से पहले मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी, जिसके कारण जापान में चेतावनी जारी की गई। जापान ने इस मिसाइल को नष्ट करने के लिए किसी भी तरह के रक्षा उपाय को नहीं अपनाया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की निंदा की है। नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। ये जापान के ऊपर से गुजरा। हमें लग रहा था कि ये मिसाइल प्रशांत महासागर में गिरा। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल फायर कर रहा है और यह उसी क्रम में एक और क्रूर हरकत थी। हम इसकी निंदा करते हैं। जापान की सरकार ने स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार की सुबह 7:29 पर लोगों को इमारतों में और अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को कहा। 8 बजे प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से ट्वीट किया गया कि उत्तर कोरिया की मिसाइल संभवतः जापान के ऊपर से गुजरी है। बहरहाल इस मिसाइल फायर से जापान के किसी भी जहाज या वस्तु को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका की राष्ट्रपति कमला हैरिस साउथ अफ्रीका के दौरे पर थीं, उस समय भी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल परीक्षण किया था। किम जोंग ने ये परीक्षण साउथ कोरिया के साथ साथ अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किया था। इन मिसाइल परीक्षणों के जरिए किम जोंग ने अमेरिका को साउथ कोरिया से दूर रहने की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ईरान की सरकार हिजाब आंदोलन को बेरहमी से कुचलने पर आमादा है। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही एक 17 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की पहले इस लड़की की नाक तोड़ी गई, फिर उसका सिर कुचल दिया गया और एक लड़की की हत्या के आंदोलन इतना ज्यादा तेज हो गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिजाब विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए ईरान की सरकार अब कॉलेज और स्कूल के बच्चों पर छापे डलवा रही है। ईरान की पुलिस अब नाबालिग लड़कियों को सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार भी कर रही है। ईरान में नहीं थम रही है हिंसा। हिंसक होता जा रहा है हिजाब के खिलाफ आंदोलन। एक और लड़की की हुई निर्मम हत्या। नाक तोड़ी, फिर सिर कुचलकर हत्या। कई दिनों से गायब थी लड़की। महसा अमीनी की हत्या के बाद शुरू हुआ उग्र आंदोलन। हदीस नस्बी की हत्या के बाद आंदोलन हुआ हिंसक। ईरान में हिजाब से आजादी की जंग लड़ रही हैं महिलाएं। हिजाब को लेकर जिद पर अड़ी है ईरान की सरकार। जिस लड़की की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम निका शकरामी है। उम्र महज 17 साल। ईरान की इस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इतनी बेरहमी से कि ईरानी पुलिस ने इस लड़की के घर वालों को इसकी पूरी लाश भी नहीं देखने दी। निका तीसरी ईरानी लड़की जो हिजाब विरोधी आंदोलन से जुड़ी थी और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ईरान की लोकल मीडिया के मुताबिक निका 24 सितंबर को हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने निका की बहुत तलाश की। डिटेंशन सेंटर से लेकर पुलिस थानों तक हर जगह पर निका को ढूंढने की कोशिश की गई। फिर 29 सितंबर को पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें निका शकरामी का शव मिला है। निका की नाक टूटी हुई थी और सिर फटा हुआ था। लापता होने से पहले निका ने अपने एक दोस्त से बात की थी और बताया था कि वो सुरक्षा बलों से भाग रही है। जब निका के परिवार वाले उसके शव की पहचान के लिए गए तो ईरान की पुलिस ने उन्हें निका का सिर नहीं देखने दिया। आपको बता दें कि 16 सितंबर को हिजाब विरोध से जुड़ी महसा अमीनी नाम की एक लड़की की
पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। उसके बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गया था। इसके बाद हदीस नजफी नाम की एक और लड़की की पुलिस के द्वारा 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद प्रदर्शन कर रही 15 साल की एक लड़की के साथ एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस कस्टडी में रेप की खबर सामने आई। और अब निका शकरामी की हत्या के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन ईरान की यूनिवर्सिटीज में प्रवेश कर चुका है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन जितनी तेजी पकड़ रहा है, ईरानी सरकार द्वारा उसका दमन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। रविवार को पुलिस ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर छापा मारकर सैकड़ों स्टूडेंट को आंदोलन के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, देश के कई स्कूलों पर भी रेड की गई। नाबालिग छात्राओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इटली की एक ट्रैवल ब्लॉगर एलिसिया पेपरनो समेत कुल 9 विदेशी नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया है। शरीफ यूनिवर्सिटी पर जिस वक्त रेड की गई, उस वक्त यूनिवर्सिटी में हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। पुलिस का आरोप है कि शरीफ यूनिवर्सिटी से ही विरोध और हिंसा की रणनीति तैयार की जा रही थी। शरीफ यूनिवर्सिटी में हुए छापे के दौरान हिंसा भी हुई, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी को तो खाली करा लिया गया, लेकिन स्टूडेंट राजधानी की गलियों में फैल गए और देर रात तक प्रदर्शन करते रहे। यूनिवर्सिटी ने अगले आदेश तक सभी क्लासेस ऑनलाइन ऑपरेट करने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजाब विरोधी प्रदर्शन को हर हाल में दबाने में जुटी ईरान की पुलिस ने कुछ गर्ल्स स्कूलों पर भी छापा मारा और नाबालिग लड़कियों तक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हिजाब विरोधी आंदोलन ईरान के लगभग 164 शहरों में फैल गया है। इस प्रदर्शन में अभी तक देश भर में करीब 134 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का बयान सामने आया है। खामनेई ने सारा ठीकरा अमेरिका और इजराइल के सर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं, दंगे हैं। इसके पीछे साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल का हाथ है। उनके एजेंट्स हिंसा करा रहे हैं। इन क्रिमिनल्स और चोरों का विरोध करें। महसा अमीनी की मौत का हमें भी दुख है, लेकिन क्या बिना सबूत और बिना जांच के आप हिंसा करेंगे, आगजनी करेंगे, हिजाब पहनने वाली महिलाओं के हिजाब उतारेंगे? बल्कि ईरानी सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पहले ईरानी पुलिस ने महसा अमीनी को हिजाब न पहनने के जुर्म में गिरफ्तार किया और फिर पुलिस कस्टडी में ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। महसा अमीनी की हत्या के बाद हदीस नजफी नाम की 19 साल की लड़की इस आंदोलन की पोस्टर गर्ल बनी। हदीस नजफी को नाम दिया गया द पोनी टेल गर्ल। लेकिन कट्टरपंथ का चश्मा पहने ईरान की पुलिस को हदीस नजफी का विद्रोह पसंद नहीं आया। पुलिस ने हदीस नजफी को भीड़ से खींचकर उसे 6 गोलियां मारी। हदीस नजफी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में जैसे आग फैल गई।
हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन पहले सिर्फ ईरान के महानगरों में हो रहे थे, वो अब ईरान के छोटे छोटे कस्बों तक फैल गए, लेकिन पुलिस ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया। हिजाब विरोधी आंदोलन का असर ईरान के 31 राज्यों में देखा जा रहा है। महसा की मौत के बाद अब तक लगभग 134 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की सरकार की मुश्किल ये है कि वो जितना विरोध दबाने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही तेजी से फैल रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में ईरान की सरकार हिजाब पर कोई छूट देने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। लेकिन जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का।